चाशी दलेक और नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का महाप्रतिहार्य पर्व के सुअवसर पर बौद्धि चितोत्पाद दीक्षा पर प्रवचन। तिब्बती जनक्रांति दिवस के पूर्व चीनी अधिकारियों ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी की। सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संगे ने भारतीय पत्रकारों को भारत चीन संबंध में तिब्बत की महत्व विषय पर संबोधन। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार तिब्बत दुनिया में सबसे कम आज़ादी वाला देश। कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के संयोजकों की तिब्बती आंदोलन को मजबूत करने के लिए बैठक। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र में यूरोपीय संघ द्वारा तिब्बत में मानवाधिकार के उल्लंघन पर बयान जारी। विशेषज्ञों ने चीन द्वारा तिब्बत में मानवाधिकारों के भयंकर उल्लंघन का मुद्दा उठाया। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 27 फरवरी को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास से महाप्रतिहार्य पर्व के पावन अवसर पर प्रवचन तथा बौद्धि चितोत्पाद की दीक्षा दी थी। परम पावन दलाई लामा जी के आगमन पर ड्रेपुंग, गांदेन एवं सेरा मठ के भिक्षुओं द्वारा हृदय सूत्र तथा अन्य प्रार्थनाओं से उनका स्वागत किया गया। इस महाप्रतिहार्य पर्व के पावन अवसर पर गांदेन रिम्पोचे, मठ के प्रमुखों, पूर्व प्रमुखों, टुल्कू तथा लद्दाखी सेमकी संघ के सदस्यों ने भाग लिया। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हम एकत्रित नहीं हो सकते हैं, परंतु हम सभी लोग इस प्रवचन को कहीं से भी ऑनलाइन सुन सकते हैं। मुझे खुशी होती अगर इस प्रार्थना सभा में तिब्बत और चीन की मुख्य भूमि से भी लोग शामिल होते। उन्होंने कहा कि तिब्बत के नरेश त्रिसोंग देसेन ने महान विद्वान शांता रक्षित को तिब्बत में आमंत्रित किया और उन्होंने तिब्बतियों को बौद्ध साहित्य का तिब्बती भाषा में अनुवाद करने की सलाह दी। शांता रक्षित भारत के नालंदा विश्वविद्यालय से आए थे, इसलिए तिब्बतियों ने शुरुआत से ही नालंदा परंपरा में अध्ययन किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमने तर्क और कारण में विश्वास रखा, जबकि अन्य बौद्ध देशों में इस पर विश्वास नहीं किया जाता है। उन्होंने युवा तिब्बती पीढ़ी से तिब्बती भाषा पर ज़्यादा ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि इन दिनों सीलिंग में रह रहे तिब्बती भी कठिन परिस्थितियों के बावजूद तिब्बती पढ़ने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैं तिब्बत के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे तिब्बतियों से अपनी मातृभाषा पर अधिक ध्यान देने की अपील करता हूँ। आज सुबह परम पावन दलाई लामा जी ने बौद्ध धर्म की पाली एवं संस्कृत परंपरा में तीसिक त्रिशिक्षा विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था। समारोह के प्रारंभ में आयोजन समिति ने परम पावन दलाई लामा जी तथा अन्य सभी प्रमुख वक्ताओं को हार्दिक स्वागत किया। इस सम्मेलन में विश्व के 15 देशों की आध्यात्मिक गुरु तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मैं हमेशा बौद्ध धर्म की परंपराओं में हीनयान और महायान परंपरा की जगह पाली और संस्कृत परंपरा से पुकारता हूँ। हम सभी बौद्ध धर्म में विश्वास रखने वाले भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। उन्होंने कहा कि
पाली परंपरा बौद्ध धर्म की आधार है। नालंदा या संस्कृत परंपरा के विभिन्न स्कूलों की विचारधाराओं में भिन्नता है, परंतु सभी का मुख्य उद्देश्य दयालु और दूसरों के प्रति सद्भाव को बढ़ावा देना है। इसी प्रकार सभी धर्मों का उद्देश्य करुणा, सद्भाव और प्रेम को प्रोत्साहित करना है। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार मार्च की तिब्बती जनक्रांति दिवस से पूर्व चीनी अधिकारियों ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा एवं तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी है और कठोर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त चीनी अधिकारियों ने कई तिब्बतियों को भारत चीन झड़प में मारे गए चीनी सैनिकों के बारे में जानकारी साझा करने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया कि ल्हासा, शिगत्से तथा तिब्बत के नेपाल से लगने वाले सीमा क्षेत्रों पर चीनी शासन ने बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। साथ ही अधिकारियों ने इन दिनों तिब्बत में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी हुई है। एक अन्य खबर के अनुसार चीनी अधिकारियों ने 3 तिब्बती युवा डमडुल, संकेछो और कांसी को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक युवा डमडुल को जेल में मारपीट के दौरान गहरी चोट पहुंचने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लंदन स्थित फ्री तिब्बत संगठन के अनुसार इन तिब्बती युवाओं को सोशल मीडिया ऐप वीचैट पर तिब्बती नव वर्ष अर्थात लोसार के दौरान वीचैट ग्रुप बनाने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। उन लोगों की वीचैट ग्रुप व्हाइट रॉकी माउंटेन क्लब को कुछ समय में ही हजारों लोगों ने पसंद किया। इसी प्रकार एक तिब्बती युवा गंगबू रिक्बे नीमा को चीनी अधिकारियों ने 2012 में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। रिक्बे नीमा को चीनी शासन ने 9 साल तक यातनाएं देने के बाद 25 फरवरी 2021 को गंभीर स्वस्थ स्थिति में रिहा कर दी है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा हिमाचल प्रदेश स्थित विभिन्न तिब्बतन सेटलमेंट का दौरा किया। अपने इन यात्राओं के दौरान उन्होंने भारत चीन संबंध में तिब्बत की भूमिका विषय पर स्थानीय पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में चीन के वुहान से उत्पन्न कोरोना महामारी की वजह से बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यदि चीन समय रहते विश्व को इस खतरे से अवगत करा देता तो लाखों जानें बच सकती थी, परंतु ये सब चीन का सोचा समझा षड्यंत्र था। उन्होंने बीते दिनों उत्तराखंड में आई त्रासदी के पीछे भी चीन का हाथ होने की आशंका जताई। उन्होंने विश्व के सभी देशों से आग्रह किया कि तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई में सभी मिलकर उनका साथ दें। अमेरिका के प्रभावशाली निगरानी समूह फ्रीडम हाउस की 2021 की रिपोर्ट अनुसार तिब्बत और सीरिया को दुनिया के सबसे कम आज़ादी वाले देश के रूप में माना गया है। ज्ञातव्य है कि लगातार कुछ वर्षों से तिब्बत को सीरिया के बाद दुनिया की सबसे कम आज़ादी वाले देशों की श्रेणी में रखा गया था। पिछले कई सालों की तुलना में इस वर्ष की रिपोर्ट में बहुत बदलाव दिखा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तिब्बत एवं तिब्बतियों के ऊपर बृहद पैमाने पर मानवाधिकार तथा धार्मिक आज़ादी का अन्यायपूर्ण दमन हो रहा है। गत 27 फरवरी 2021 को भारत में तिब्बत समर्थकों के शीर्ष समन्वय संगठन कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज और भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के संयोजन में राष्ट्रीय संयोजक
सह संयोजक और क्षेत्रीय संयोजकों की बैठक बेंगलोर में आयोजित की गई। इस अवसर पर भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के उप समन्वयक तेंजिन जॉर्डन ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए गत वर्षों में तिब्बत संबंधी कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। इस बैठक की अध्यक्षता कोर ग्रुप के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री अमृत जोशी ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमें तिब्बत समर्थकों के बीच तिब्बत समस्या के समाधान हेतु एक दीर्घकालिक और दूरगामी योजना तैयार करने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त बैठक में तिब्बत संबंधी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र के दौरान यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि और यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष जोसेफ बोरेल ने यूरोपीय संघ की ओर से तिब्बत, उइगुर, मंगोलिया और हांगकांग में चल रहे मानवाधिकार हनन पर बयान जारी किया। अपने बयान में उन्होंने चीन सरकार से तिब्बत, शिनजांग और भीतरी मंगोलिया के लोगों की बुनियादी अधिकारों का सम्मान तथा रक्षा करने की मांग की है। इसी प्रकार 1 मार्च 2021 को जिनेवा स्थित तिब्बत कार्यालय ने चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए तिब्बत में बिगड़ती मानवाधिकारों की स्थिति विषय पर विशेषज्ञों की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के मुख्य वक्ताओं में विक्टिम्स ऑफ कम्युनिज्म मेमोरियल फाउंडेशन के चीनी अध्ययन विभाग के वरिष्ठ शोधकर्ता डॉक्टर एड्रियन जेन्स, लेखक और तिब्बत विशेषज्ञ केट सॉन्ड्रेस तथा जिनेवा तिब्बत कार्यालय के अधिकारी ठिनले छुकी शामिल थे। अपने संबोधन में डॉक्टर जेन्स ने चीनी शासन द्वारा तिब्बती संस्कृति, पहचान और धार्मिक विश्वास को नष्ट करने की चीनी नीतियों और कार्यक्रमों का पर्दाफाश किया। उन्होंने चीन की जबरन श्रम स्थानांतरण नीति संबंधी अपने शोध के आधार पर कहा कि कैसे तिब्बती चारवाहे और किसानों को सेनाई शोली व्यावसायिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ रहा है। ये जबरन श्रम शिविर से अलग नहीं है। साथ ही अन्य वक्ताओं ने तिब्बत में धार्मिक, सांस्कृतिक तथा मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन पर अपनी बात रखी। इसी के साथ आज की खबरें यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।